मैं यूनिवर्सिटी से घर आई तो अम्मी ने बताया कि अरूसा की शादी का कार्ड आया है। हम सब अगले हफ्ते इसकी शादी पे इस्लामाबाद जा रहे हैं। मैं बहुत खुश थी। अरूसा मेरे मामू की बेटी थी, 5 भाइयों की इकलौती बहन, बहुत खूबसूरत और अमीर माँ बाप की लाडली बेटी, खास तौर पर हम सब से बहुत प्यार करने वाली। हम तीनों बहनों ने खुसूसी तैयारियां शुरू कर दी क्योंकि हमारी प्यारी कज़न के दामन में खुशी के फूल खिलने वाले थे। अरूसा की बहुत रिश्ते आए, इसे कोई पसंद ना आता था और वो इनकार करे जाती। भला आखिर अपने एक क्लास फेलो के साथ इसका रिश्ता पक्का हो गया। लड़का भी इसे बहुत चाहता था। सारी कज़न्स मजाक करते कि अगर तुम्हें फरहान ही पसंद था तो पहले बता देती, जो इतने रिश्तों को मना करने की ज़रूरत क्या थी। भला आखिर इसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। मामू ने बेटी को ढेर सारा जहेज देकर रुखसत किया। दुल्हन बनी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि देखने वालों की आंखें खैरा हो रही थी। अभी शादी की धूमधाम भी ख़त्म नहीं हुई थी कि मेहमान अभी भी शादी वाले घर में थे कि शादी से अगले ही दिन अरूसा की तलाक की खबर आ गई। सभी हक्का बक्का रह गए। मुझको तो ऐसा झटका लगा कि दिल थाम के बैठ गई। मामू ममानी बहुत दिल गिरफ्तार थे, खुद वो भी रो रो के इतनी नढाल थी कि तलाक की वजह भी ना बता पाती। ये बात जंगल में आग की तरह सारे खानदान में फैल गई। हम भी अफसरदा हुए। जब अरूसा कुछ बेहतर हुई तो मामू ममानी ने इसे मना बचाकर फिर से एक बार इसका घर बसाने का इरादा किया। यूँ एक और बहुत अच्छी जगह इसका रिश्ता तय हो गया। लड़का बहुत सुलझा हुआ, नेक और अमीर खानदान से था। मामू ने फिर से धूमधाम से बेटी को रुखसत किया। खुद अरूसा भी खुश दिखाई देती थी। लेकिन शादी के अगले ही रोज़ फिर से हमें खबर सुनने को मिली कि अरूसा ने शोहर को इसको तलाक दे दी। मामू इस सदमे से बीमार पड़ गए। खुद अरूसा की हालत भी देखी ना जाती थी। मैं घर आकर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। 3 माह बाद हमारे घर में फिर से खुशियाँ जगमगाने लगी। मेरे इकलौते भाई असगर की शादी होने वाली थी। मेरे भाई इंग्लैंड से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करके आए थे और अब इनकी अपनी मनपसंद महबूबा अमारा से, जिससे वो 5 साल से मोहब्बत करते थे, उससे शादी होने वाली थी। अमारा भी भाई को बेपनाह चाहती थी। भाई की शादी में 2 रोज़ बाकी थे जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। किसी शख्स ने भाई को एक ख़त लिखा। उफ, वो भी कैसा अज़ियत भरा दिन था। जब असगर भाई को वो ख़त वसूल हुआ, लिफाफे पर तहरीर अनजानी थी। शादी के सिलसिले में शदीद मसरूफियात के सबब उन्होंने कमरे में जाकर वो लिफाफा मेज़ की दराज में रख दिया कि बाद में आकर पढ़ लूँगा। दिन भर कामों में मशगूल रहे। रात गई जब बिस्तर पर लेटे तो थकन के मारे नींद के आगोश में ख़त को भूल ही गए। बेशक भाई तालीम याफ्ता और खुले जहन के मालिक थे। बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने के बावजूद वो एक मशरकी मर्द होने के नाते इस किस्म के ख़त से यकीनन डिस्टर्ब होना लाजम था। खैर गुजरे। अगले दिन भी इनका जहन इस लिफाफे की तरफ ना गया जो दराज में पड़ा था। यूँ बखैर व आफियत खुशी खुशी इनकी शादी हो गई। हफ्ता खैरियत से गुजर गया। शादी के 7वें रोज़ मेके में रस्म होती है। इस रोज़ दुल्हन अपने वालिदैन के घर जाती है और शोहर के साथ इसके घर वालों को भी दावत पर मदऊ किया जाता है। हम सभी घर वाले भाई और भाभी के हमरा इसके मेके दावत में गए। खाने के बाद सब बातों में मशगूल थे कि भाई असगर ने कहा कि चलते हैं, अब मुझे दफ्तर का कुछ ज़रूरी काम भी निपटाना है। भाभी बोली कि अभी तो ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, हमें शाम तक रहेंगे। भाई ने कहा कि अगर तुम्हें रहना है तो कोई बात नहीं, रह लो, मैं तुम्हें कल आकर ले जाऊंगा, मगर मैं जाने की इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि मुझे आज भी दफ्तर का कुछ ज़रूरी काम करना है जो हमारी शादी की छुट्टियों के बाद इल्तवा में पड़ा था। भाभी ने अम्मी से भी मेके में रहने की इजाज़त मांग ली। मेरी वालदा ने भी बखुशी बहू को इजाज़त दे दी और कहा कि बेटी एक दिन नहीं बेशक 2-4 दिन रह लो, जब आना हुआ तो फ़ोन कर देना, मैं असगर को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगी। भाई हमको लेकर घर आ गए। वो आते ही अपने कमरे में गए और ऑफिस की फाइलें खोलकर कुछ लिखने बैठ गए। ज़रा सी देर में कोई शय लेने को दराज खोली तो नज़र इस लिफाफे पर पड़ी जिसे वो रख कर भूल गए थे। खुदा जाने किसका ख़त है। उन्होंने लिफाफा चाक किया, यूं ही ख़त पड़ा, कमरे से बाहर निकल आए। मेरे भाई का रंग रूप यखलख्त उड़ गया और सफ़ेद सूरत पड़ गई। मैंने कभी अपने भाई को ऐसी कैफियत में नहीं देखा था। क्या हुआ भाईजान? मेरे इस सवाल के जवाब में उन्होंने अपने सर को इस तरह इधर उधर झटका जैसे कि इनके दिमाग में पतंगे घुस गए हों। फिर वो अपने कपड़ों को झटकने और नोचने लगे। आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने घबरा कर इनका हाथ थाम लिया। तभी उन्होंने एक रुक्का मेरे सामने कर दिया। ये क्या है, पढ़ लो।
میں نے کاغذ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، مسٹر اصغر، میں آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جس لڑکی سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ناقابل اعتبار اور برے کردار کی لڑکی ہے۔ تمہاری ہونے والی بیوی کے مجھ سے غلط مراسم ہیں۔ تم تو پردیس میں تھے، تمہیں کیا پتہ پیچھے کیا ہوتا رہا۔ میرے علاوہ لاہور میں اس کے اپنے ایک رشتہ دار سے بھی، جس کا نام فے خان ہے، سے غلط مراسم تھے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ آپ کا خیر خواہ فراز۔ مجھ کو تحریر پڑھ کے بہت غصہ آیا۔ سمجھ گئی کہ کوئی نہایت گھٹیا انسان ہے جس نے یہ خط لکھا ہے۔ یقیناً یہ بدخواہ ہماری خوشی سے خوش نہیں اور عین وقت پر رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہتا ہے۔ ہمارا بھابھی سے اصغر بھائی کا رشتہ ان دونوں کی خوشی اور مرضی سے طے ہوا تھا۔ تبھی میں نے اعتماد سے کہا، بھائی اس کاغذ کو پھاڑ کر پھینک دیجیے اور مزید اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ خط میں لاہور کا حوالہ تھا، جس وجہ سے خیال اس طرف گیا کہ ضرور آنٹی کے خاندان میں کوئی ایسا ہے جو اس رشتے پر ناخوش ہے۔ تبھی جل کر یہ خط فضول میں لکھ دیا۔ انسان لاکھ روشن خیال ہو مگر اس کے دل میں ایک لمحے کو بھی شک آ جائے تو سمجھو شیشے میں بال آ جاتا ہے۔ ہمارا بھابھی دور کی ہماری کزن تھی، تاہم ان کے ننیھال کے بارے میں ہم کو علم نہ تھا۔ وہ سبھی لاہور میں رہتے تھے۔ ان کی والدہ جب بھی اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملنے لاہور جاتی، ہمارا بھی ہمراہ جاتی تھی۔ ذہن میں آیا، ہو سکتا ہے کہ وہاں ان کا کوئی کزن اس کو پسند کرتا ہو اور یہ یک طرفہ پسندیدگی کی وجہ ہی بنی ہو، ورنہ کسی انجان شخص کو اس طرح کا خط ارسال کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ہمارا میرے بھائی کو بہت چاہتی تھی، وہ پڑھی لکھی اور باشعور تھی۔ اگر اس رشتے پر ذرا سے بھی اعتراض ہوتا اپنے والدین کو منع کر سکتی تھی، اس پر کوئی پابندی نہ تھی۔ تاہم اس خط نے میرے بھائی کو بے چین کر دیا تھا اور لکھنے والے کا نام ان کے دماغ میں نقش ہو گیا تھا۔ میں نے اصغر بھائی کے ذہن میں اس بات کو نکالنے کی کوشش کی۔ بظاہر لگتا تھا کہ انہوں نے کچھ دیر بعد خود کو نارمل کر لیا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر آفس کا کام کرنے لگے، لیکن شام کو جب باہر آئے ان کی صورت پر بدستور پریشانی کی لکیریں کھینچی تھی۔ وہ بھابھی کو لینے ان کے میکے نہیں گئے بلکہ دل بہلانے کو اپنے ایک دوست کے پاس چلے گئے۔ رات تقریباً 12 بجے لوٹے۔ میں جاگ رہی تھی۔ ہلکی سی آہٹ پر در کھول دیا۔ وہ مجھ سے کلام کیے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی جا کر بستر پر دراز ہو گئی۔ خدا جانے آج نیند کیوں آنکھوں سے دور چلی گئی تھی۔ کافی دیر تک جاگتی رہی، دعا کرنے لگی، خدا کرے کہ میرے بھائی نے اس فضول تحریر کو بھلا دیا ہو۔ ہے اللہ، بھابھی کل ہی میکے سے آ جائے تاکہ بھائی کے دل میں اگر کسی بدگمانی نے جگہ کر لی ہے تو یہ ختم ہو جائے۔ بدقسمتی یہ کہ اگلے روز بھابھی نہ لوٹی اور نہ ان کا فون آیا، چونکہ ان کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے میکے میں مزید 1-2 روز ٹھہر جانے کو ترجیح دی۔ امی نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹی بے شک جتنے دن رہنا چاہو رہ لینا، یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ اصغر بھائی سے کہیے شام کو جا کر بھابھی کو لے آئیں۔ وہ بولی، ہمارا نئی دلہن ہے، ایسا رویہ درست نہ ہوگا، آج کل میں وہ خود فون کر دے گی۔ شادی کے شروع دنوں میں والدین کا گھر یاد آتا ہے، آہستہ آہستہ میں انسان اپنا قدیم ٹھکانہ بھلاتا ہے اور نئی جگہ کی عادت پڑتی ہے۔ اسے وہاں گئے ایک ہی رات تو گزری ہے، ابھی فون کرنا ٹھیک نہیں ہے، کل شام فون کر دوں گی۔ مگر معاملہ یہ تھا کہ اس فضول خط کو پڑھنے کے بعد خدا جانے کس قسم کی سوچیں میرے بھائی کو پریشان کر رہی تھی۔ انسان سامنے ہو تو دل تسلی میں آ جاتا ہے، کوئی ٹھڑک من میں ہو تو بات چیت کر کے جی کو مطمئن کر دیا جاتا ہے، لیکن غیر موجودگی سے خیالوں میں بدگمانی جڑ پکڑ لیتی ہے۔ تبھی چاہ رہی تھی کہ میری چاند سی بھابھی جلدی آ جائے۔ میرے بھائی ان کی موہنی صورت دیکھیں گے تو آپ ہی ان کی محبت بھری مسکان میں کھو جائیں گے اور دل پر ایک نامعلوم سا بوجھ اگر ہے تو بھی اتر جائے گا۔ خدا کی کرنی کہ ان کی والدہ کی طبیعت اتنی ناساز ہو گئی کہ ان کو اسپتال لے جانا پڑا۔ بھابھی سے یہ غلطی ہو گئی کہ فون کر کے نہ بتایا۔ کیسے خبر تھی کہ ایک نامعلوم شخص کے بھیجے ہوئے خط سے غلط فہمی جڑ پکڑ لے گی اور پھر حالات سنبھالنا مشکل ہو جائیں گے۔ سوچ کر غلط سمت سفر کرنے لگے تو طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں ذہن کو پراپگنڈا کرنے لگتی ہیں۔ اصغر بھائی بھی ایسی ہی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بالآخر میں نے بھابھی کو فون کیا کہ آپ جلد واپس آ جائیے، بھائی جان آپ کی خاطر اضطراب کا شکار ہیں، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ بھابھی اپنے شوہر کی پریشانی کا سن کر اپنے بھائی کے ہمراہ گھر کو روانہ ہو گئی۔ انہوں نے فون پر مجھ سے کوئی دوسری بات کی اور نہ کوئی سوال کیا۔ آتے ہی بتایا کہ امی بیمار ہیں، تبھی رہ گئی۔ امی سے بھی معذرت کی۔ والدہ نے کہا، بیٹی کوئی بات نہیں، ہمیں تم سے کوئی گلہ نہیں۔ جب بھابھی آئی بھائی گھر پر نہ تھے، لیکن ان کی تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے۔
मैं उस खत के बारे में भाभी को कुछ न बता सकी। असगर भाई के चेहरे पर अपनी दुल्हन को देखकर मुस्कुराहट नहीं उभरी थी, बल्कि माथे पे शिकन और सूरत पर तनाव से नाराजगी की झलक नुमाया थी। भाभी ने इनके रवैये में बदलाव को महसूस कर लिया और अपने कमरे में चली गई। वो समझ रही थी कि इनके मेके रह जाने से नाराज़ हैं। जब भाभी ने बताया कि इनकी अपनी वालदा को बीमारी की हालत में अस्पताल में छोड़कर आ गई हैं, तो असगर भाई का गुस्सा ठंडा हो गया। बीवी की सूरत देखकर दिल में जो अलाव जल रहा था, सर्द पड़ गया। शायद कि अकल ने जज्बात के लगाम को थाम लिया था। मेरे भाई ने जहाँ तक दरगुजर से काम लिया कि इस खत का जिक्र भी बीवी से ना किया। अगले दिन वो बीवी को लेकर अस्पताल गए और भाभी की वालदा की मसाज पुरसी की। भाभी बेचारी इसके बाद शायद डर गई थी कि वो मेके जाने के लिए ना कहती थी। भाई खुद ले जाती और इन्हीं के साथ घर वापस आ जाती। वलदैन के घर रात को ठहरने पर इसरार ना करती। हमारे घर में सुकून की राजधानी हो गई और इसके बाद कोई बेसुकून कर देने वाला नामा वसूल ना हुआ। जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां थी। शायद कि मेरा भाई इस नागवार तहरीर को भुला चुका था। इस वाक़े के 1 साल बाद भाभी की बड़ी खाला का इंतकाल हो गया। इनकी अम्मी ने भाई असगर को फ़ोन किया कि बेटा, मेरी आपा फौत हो गई हैं, चाहती हूँ कि तुम अमारा को हमारी तरफ भेज दो। आंटी फिक्र ना करें, मैं खुद लेकर आ रहा हूँ। अभी हम थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। भाभी की जी खाला रहती तो लाहौर में थी, लेकिन अरसे से बीमार थी, सो इलाज की गर्ज से इस्लामाबाद आई हुई थी। असगर भाई बीवी को लेकर ससुराल गए। भाभी के कुछ करीबी रिश्तेदार लाहौर से आए हुए थे। इन्हीं में से इनकी खाला का बेटा फराज खान और इनकी फैमिली भी थी। फराज साहब खासी उम्र के थे। शादी को अरसा गुजर चुका था। इनके 2 बच्चे थे और सबसे बड़े बेटे की उम्र इस वक्त 15 बरस थी। जब ससुर ने असगर भाई से फराज साहब का तारुफ कराया तो यक्का जाके इनके जहन में 1 साल कबल का वो दिन आ गया जब इनकी शादी हुई थी। और दुल्हन वालों में कि जो ख़ास मेहमान आए थे, इनमें ये फराज साहब भी थे। उन्होंने भाभी को शादी पर खासा महंगा तोहफा दिया था। ये सब कुछ याद आते ही मेरे भाई का जहन यकदम माजी की तल्ख याद की तरफ पलट गया और इनको इस बेहुदा खत की तहरीर याद आ गई। फराज साहब तो अपनी वालदा की मैयत लेकर लाहौर चले गए, मगर मेरे भाई की ज़िंदगी में जो एक तूफान सो गया था, वो जाग पड़ा। यूं ही बीवी को इनके मेके से लेकर घर आए। इन पर जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया। आते ही चीज़ों को उठाकर इधर उधर फेंकने लगे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। मैं दौड़ी गई, पूछा खैर तो है भाई, आखिर जी आपको क्या हो गया, क्यों इतने गुस्से में है? बोले जी अपनी भाभी से पूछो, जो आज अपने कज़न फराज साहब पर वारी सदके हो रही थी और इनको तसलियाँ देते थकती ना थी। जाहिर है कि फराज भाई की वालदा फौत हो गई थी। जो मेरी सकी खाला थी, इन्हें तसल्ली के बोल कहने ही थे। ये ऐसा मौका था कि अपने करीबी अजीज़ से इंसान ताज़ियत तो करता ही है। भाभी ने वजाहत की, मैं सब समझता हूँ। तो ये थे वो फराज साहब। मैं भी कहूँ कि इस कज़न साहब ने तुमको शादी पर इतना महंगा तोहफा क्यों दिया था? वो मेरी खाला का बेटा है असगर, और इनका लाहौर में बड़ा बिजनेस है। पैसे वाले हैं, दे सकते थे तो दे दिया, ये भी कोई गुस्सा करने वाली बात है? भाभी ने जवाब दिया, आप भी कैसे अजीब आदमी हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आप इस किस्म का कभी मुझ पर शक करेंगे। इस बात पर भाई को और गुस्सा आया। अपनी अलमारी खोली और वो ख़त जो न जाने क्यों उन्होंने संभाल कर रखा हुआ था, लाकर भाभी के सामने पटक दिया। चलाकर बोले, और ये क्या है? क्या लिखा है इसमें? ज़रा पढ़ो इसे। ये तो मेरा हौसला और शराफत है कि आज तक तुमसे इस बारे में जिक्र तक नहीं किया, मगर आज तुम्हें इस शख्स से ऐसे वल्हाना अंदाज में बात करते देखकर सारी कहानी समझ में आ गई। भाभी बोली, ये क्या हो गया है आपको? आपको आज क्या दौरा पड़ गया है, जबकि आप अब तक ज़िंदगी की गाड़ी आराम सुकून से चल रही थी? क्या मेरे लिए यही उम्र रसीदा आदमी इश्क करने को रह गया था, जो उम्र में मुझसे 15 साल बड़ा है, शादीशुदा और बाल बच्चों वाला है? असगर, खुदा का खौफ करो, वो लाहौर में है और मैं इस्लामाबाद रहती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? कहीं दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? जी कहकर उन्होंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। भाई ने इसी पर बस नहीं किया, खुद जाकर फराज की बीवी से बात की। वो भी हक्का बक्का रह गई। बोली, भाई असगर, आपको क्या हो गया? हमारा मुझको और मेरे शोर को छोटी बहन की मांद अजीज़ है। खुदारा इस गलीज ख्याल को जहन से निकाल कर दिल को साफ कर लीजिए। शादी में इसको तोहफे में सोने का सेट इसकी खाला ने मुझको दिया था। मैंने फराज को दिया कि तुम दे दो, हमारी शान बढ़ जाएगी। क्या मालूम था कि आपकी सोच ऐसी है। तोबा तोबा, हम किस किस्म के लोगों में फंस गए हैं। फिराज खान की बीवी के बोलने पर मेरे वालिदैन भी भाई को लान तान करने लगे कि एक अच्छे ख़ानदान से हो तुम असगर, और कैसी नीच हरकतें कर रहे हो। तुमने तो हमारे मुंह पर कालक माल दी।
तभी असगर भाई शर्मिंदा हुए अम्मी अब्बू से भी माफ़ी मांगी। मर्द चाहे जिस कदर आला ज़र्फ हो, अपनी बीवी की किरदार में ज़रा सी झोल बर्दाश्त नहीं कर सकता। औरत हमेशा मर्द को माफ़ करती आई है। बस भाभी ने भी भाई को माफ़ कर दिया। ताहम इस वाक़े के 3 बरस बाद ये मामा भी हल हो गया कि ये ख़त लिखने वाला कौन था। एक रोज़ मैं और अम्मी असगर के हमरा मामू के घर गए। दरवाज़ा खुला था और अंदर कमरे से अरूसा की आवाज़ आ रही थी, जो अम्मी से कह रही थी, सच कहते हैं अम्मा कि इंसान को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। मैंने हसद में अमारा की शादी से एक दिन पहले एक खत लिखकर असगर को अरसाल किया था, जिसमें अमारा पर झूठा इल्ज़ाम धरा था। देखिए कि मेरे साथ भी मेरी तकदीर ने कितना बुरा किया। ये बात भी खुली कि इसे तलाक इस वजह से हुई थी कि इसके दोनों शोरों को भी किसी नामालूम शख्स ने ऐसे ही खत वसूल हुए थे, जिसमें अरूसा की किरदार कशी की गई थी। फिर वो कहने लगी कि असगर तो अक्लमंद था और इनकी ज़िंदगी आराम से गुजर रही है, मगर मैं आज तक घर ना बसा सकी। अरूसा ने यह हरकत इसलिए की थी कि वो असगर भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। इसने बहुत चाहा कि इसकी शादी मेरे भाई से हो जाए, मगर वो इसको नापसंद करते थे। हालांकि वो खूबसूरत थी और हम लोग उससे बहुत मोहब्बत करती थी। अम्मी भी उसे बहू बनाना चाहती थी, मगर असगर भाई मान कर ना दिए, क्योंकि वो अमारा को पसंद करते थे और इससे अहद वफ़ा कर चुके थे। यूँ हम सब का ये ख्वाब अधूरा ही रह गया और अरूसा की आरज़ू हसरत बनकर इसके दिल में दफन हो गई। भाई की मंगनी के बाद वो काफ़ी अरसा बीमार रही। कहती थी कि कंवल देख लेना, मैं अब शादी ना करूँगी। मैं उसे समझाती, ऐसा ना कहा करो, शादी ज़बरदस्ती का सौदा नहीं होता। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन तुम्हें भी बहुत अच्छा और प्यार करने वाला जीवन साथी मिलेगा। जो शय हासिल ना हो सके, इसके लिए सब्र करना होता है। मेरी बातें सुनकर वो बेदिली से मुस्कुरा देती थी। तभी मैं सोचती कि ये यकतरफा मोहब्बत भी बड़ी जालिम चीज़ है, इंसान को जला के राख कर डालती है। बाद में ये राज भी खुला कि इसने माँ बाप के दबाव में आकर फरहान के लिए हाथ उकार दी, मगर वो असगर भाई को बुला ना पाई थी। इसके दिल में अभी भी असगर भाई से शादी की उम्मीद थी। तभी इसने शादी से अगले ही दिन खुद से लिखा खत अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया, जिसे पढ़कर इसके शोहर ने इसे तलाक दे दी। अपनी दूसरी शादी की दफ़ा भी इसने ऐसा ही खेल रचाया कि बाद में सब असगर को मजबूर करके इससे इसकी शादी करवा देंगे, लेकिन असगर भाई फिर भी न माने और अमारा के साथ इनकी शादी की तारीख रख दी गई। जब इसने अपनी आखिरी कोशिश की और असगर भाई को ख़त लिखकर अमारा की तरफ से बदगुमान करना चाहा, तो अरूसा की ज़बानी भाई असगर ने एतराफ़ ख़ता को जब अपने कानों से सुना, तो वो उल्टे कदमों मामू के घर से निकल गए और जाकर बीवी के कदमों में बैठ गए। कहा कि मुझे माफ़ कर दो। अगर आज मैं अरूसा के मुंह से ये अल्फाज ना सुनता, तो शायद उम्र भर मेरे दिल में तुम्हारी तरफ से बदगुमानी कायम रहती। सद शुक्र कि इसने ये राज खोल दिया। खुदा उसे माफ़ करे और मुझे भी, कि अरूसा के किए की सज़ा तो उसे मिल गई है।